नमस्कार, मैं दीपक सिंह सरोची। हमारे देश में इन दिनों रेवड़ी कल्चर या मुफ्त कल्चर को लेकर काफ़ी शोर शराबा चल रहा है। कई जानकार यह तर्क देते हैं कि राजनीतिक पार्टियों की इस तरह की घोषणा या स्कीम से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, कई देशों में छात्रों के लिए PhD तक की पढ़ाई मुफ्त होती है, जबकि बेरोजगारों को सैलरी दी जाती है। यानी मुफ्त कल्चर के मामले में भारत इन देशों के आसपास तक नहीं फटकता है। लेकिन भारत में राजनीतिक कारणों से इस पर शोर शराबा बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक नज़र विश्व के उन देशों पर जहां नागरिकों से भारी टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन उसके बदले में जो सुविधा मिलती है वो भारत में सोचा भी नहीं जा सकता। भारत में फिलहाल बिजली, पानी और ईंधन पर सब्सिडी देने को लेकर राजनीतिक दलों के बीच चल रही जुबानी जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई, जबकि यूरोपीय देशों में मुफ्त शिक्षा, मुफ्त इलाज और आवासीय भत्ते आदि भी मिलते हैं। अमेरिका में किसी शख्स की नौकरी जाने की स्थिति में सोशल सिक्योरिटी अलाउंस देने का प्रावधान है। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क समेत कई देशों में शिक्षा और इलाज बिना किसी भेदभाव के सबके लिए पूरी तरह मुफ्त है। यानी सर्दी जुकाम से लेकर ऑर्गन ट्रांसप्लांट तक सब कुछ मुफ्त। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर इस फ्री कल्चर पर रोक लगाने को कहा। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश NV रमना की अगुवाई वाली बेंच ने पहली सुनवाई में कहा था कि मुफ्त का प्रावधान एक गंभीर आर्थिक मुद्दा है और चुनाव के समय फ्री स्कीम का बजट नियमित बजट से भी ऊपर चला जाता है। बेंच ने चुनाव आयोग से इस मामले में एक दिशा निर्देश तैयार करने को कहा था, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब दिया था कि कानून के अभाव में वो सत्ता में आने वाले राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त बेनिफिट देने के वादों को रेगुलेट नहीं कर सकता। वर्तमान बहस इस बात को लेकर है कि जनता को उनके टैक्स के पैसे से मूलभूत सुविधाएं मुफ्त देना या वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल करना ठीक है या गलत। इस बहस में जाने से पहले यह जान लें कि दूसरे देश अपने नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं देने के लिए क्या करते हैं और नागरिकों के लिए क्या मुफ्त में उपलब्ध करा रहे हैं। यूरोप के फिनलैंड में सभी व्यक्तियों के लिए, फिर चाहे वह देश का नागरिक हो या बाहरी, सभी के लिए नर्सरी से PhD तक की पढ़ाई पूरी तरह फ्री है। उस पर कोई शुल्क नहीं देना पड़ता है। ऐसा सिर्फ सरकारी संस्थानों के लिए नहीं है, प्राइवेट संस्थानों में भी पढ़ाई के बदले में पैसे नहीं लेते। एक नज़र उन देशों पर डालते हैं जहां शिक्षा के बदले शुल्क नहीं ली जाती है। यूरोप, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी, डेनमार्क, ग्रीस, अफ्रीका, मोरक्को, मिस्र, केन्या, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, उरुग्वे, मध्य अमेरिका, पनामा, एशिया, मलेशिया। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था है। साल 2020-21 के आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में 10.32 लाख सरकारी स्कूल हैं, जबकि सिर्फ प्राइमरी स्कूल में 12 करोड़ से ज़्यादा छात्र हैं। यानी आबादी के हिसाब से सरकारी स्कूलों की संख्या बेहद कम है। जो स्कूल मौजूद है वह इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी से जूझ रहा है। इस गैप को पूरा करने के लिए प्राइवेट स्कूलों को भी जिम्मेदारी से जोड़ा गया है, लेकिन वहाँ की फीस बेहद ज़्यादा है। अब बात स्वास्थ्य सुविधा की करते हैं। यूरोप, मध्य एशिया, एशिया और उत्तरी अमेरिका के 16 देशों में नागरिकों के लिए हर तरह का इलाज मुफ्त है। यूरोप, नॉर्वे, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, फिनलैंड, स्लोवानिया, इटली, पुर्तगाल, स्पेन और आइसलैंड। मध्य एशिया, कुवैत, बहरीन, UAE और साइप्रस। एशिया, जापान और उत्तरी अमेरिका, कनाडा, UK की पूरी स्वास्थ्य सेवा नेशनल हेल्थ सर्विस देखता है। वहीं अगर भारत की बात करें तो यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं मुफ्त नहीं हैं। 50 करोड़ लोगों को सरकार की तरफ से बीमा कवर मिलता है। सरकारी अस्पतालों में इलाज थोड़ा सस्ता ज़रूर है, लेकिन यहाँ सालों भर भयंकर भीड़ होती है। इसके साथ ही यहाँ पर सुविधाओं का भयंकर अभाव रहता है। ये तो हुई शिक्षा और स्वास्थ्य की बात। अब बात आवासीय भत्ते की करते हैं। नीदरलैंड्स, फिनलैंड, स्वीडन, हंगरी और आयरलैंड जैसे देशों में ही रेंट बेनिफिट यानी कि किराया सुविधा मौजूद है। सबसे पहले इसकी शुरुआत नीदरलैंड्स ने ह्यूर-टोस्लैग योजना नाम से की थी। रेंट बेनिफिट योजना के तहत इन देशों की सरकारें लोगों की आय के आधार पर किराया का कुछ हिस्सा देती है। हंगरी और आयरलैंड जैसे देशों में 70% गरीबों को यह सुविधा मिलती है। वहीं अगर भारत की बात करें तो
आंकड़ों के मुताबिक यहाँ की 30% आबादी किराए के मकानों में रहती है। हालांकि यहाँ सरकार की तरफ से मकान किराए के तौर पर कोई मदद नहीं मिलती। हाँ, किराया चुकाने वाले लोगों को टैक्स बेनिफिट्स जरूर मिल जाता है। इसके साथ ही घर खरीदने के लिए बैंक से होम लोन लेने पर ब्याज में सब्सिडी या टैक्स बेनिफिट्स जरूर मिलता है, लेकिन घर जितना महंगा है उस हिसाब से यह छूट नाकाफी जान पड़ते हैं। बेरोजगारी भत्ता को लेकर डेनमार्क का जो रवैया है वह पूरे विश्व के लिए नज़ीर है। यहाँ पर अगर किसी शख्स की नौकरी जाती है तो 2 सालों तक सरकार उसे बेरोजगारी भत्ता देती है, जिससे कि न केवल वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके बल्कि अपने लिए नौकरी भी ढूंढ सके। आप सोच रहे होंगे बेरोजगारी भत्ते के नाम पर सरकार कितना दे देती होगी। मेरा जवाब सुनकर आप चौंक सकते हैं, क्योंकि डेनमार्क किसी शख्स की नौकरी जाने पर अंतिम सैलरी का 90% हिस्सा बतौर भत्ता देता है। वहीं यूएसए में बेरोजगारी भत्ता अगली नौकरी नहीं मिलने तक दी जाती है। भत्ता करीब 22,000 रुपये प्रति हफ्ते की दर से मिलती है। सोचिए, क्या भारत जैसे देश में बेरोजगारी भत्ता के तौर पर 22,000 रुपये प्रति महीना भी कल्पना की जा सकती है। इतना ही नहीं, अमेरिका में जरूरतमंद परिवारों को अलग से सहायता मिलती है, जो हमेशा के लिए जारी होता है। कम आमदनी वाले परिवार जिनके घर में 18 साल से कम उम्र का बच्चा हो या फिर गर्भवती महिला हो, उन्हें TNF स्कीम के तहत घर, बिजली और ग्रोसरी तक की सुविधा दी जाती है। वहीं यूके में नौकरी जाने के बाद अगले 6 महीने तक 6500 रुपये प्रति हफ्ते की दर से भत्ता मिलता है। स्वीडन में किसी भी नौकरी पेशा इंसान को 5 सालों तक पेंशन दिया जाता है। एक नज़र विश्व के उन देशों पर डालते हैं जहां बेरोजगारी के नाम पर भत्ता मिलता है। यूरोप, स्वीडन, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी अमेरिका, USA। हालांकि भारत में इस तरह की कोई सेंट्रलाइज्ड योजना तो नहीं है। लेकिन कई राज्य सरकारें दिव्यांगों, विधवाओं और वृद्धों को मदद के तौर पर कुछ पैसे देती है। केंद्र और राज्य सरकार की सरकारी नौकरी में भी पेंशन की सुविधा मिलती रही है, लेकिन उसे भी धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है। निजी नौकरी में पेंशन तो नहीं है, लेकिन EPF स्कीम के तहत पेंशन फंड कवर्ड होता है। आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे कि ये सरकारें अपने नागरिकों को इतनी सारी सुविधाएं कैसे दे देती हैं। तो इसका जवाब है, फिनलैंड, जर्मनी और स्वीडन में आय का 50% टैक्स में चला जाता है। हालांकि इन्हीं टैक्स के पैसों से लोगों को मिलने वाली सुविधा का गुणवत्ता सुधारी जाती है। हालांकि हमारे देश में टैक्स दोनों तरह से ली जाती है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, लेकिन सुविधा के नाम पर हमें दूसरे देशों की तुलना में कुछ नहीं मिलता। हमारे साथ आज बातचीत के लिए जुड़ गए हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री संतोष मेहरोत्रा जी। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल यह है कि फ्रीबीज को लेकर देश में इन दिनों एक बहस चल रही है। भारत जैसे देश में लोगों के लिए मुफ्त योजना वोट बैंक की मजबूरी है या नागरिकों की जरूरत, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, ये बड़ा निकृष्ट शब्द है, क्योंकि ये शब्द एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसलिए मैं इसको निकृष्ट शब्द कह रहा हूं। क्योंकि बात बड़ी सीधी सी है कि जब स्वास्थ्य सेवाएं सरकार को प्रदान करने का एक अंतरराष्ट्रीय सिद्धांत है, या शिक्षा की सेवाओं को प्रदान करना जनता के लिए सरकार का कर्तव्य बनता है, और ये बातें हमारे संविधान में भी लिखी हुई हैं, जिसमें वेलफेयर स्टेट का भी जिक्र है। तो अगर कोई ये मान के चले कि हम मुफ्त इलाज और मुफ्त शिक्षा सरकार देने की कोशिश कर रही है, वो फ्रीबी है, तो इससे बड़ी मूर्खता हो नहीं सकती। पहली बात तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूं। दूसरी बात, अगर कोई सरकार, राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, अगर उसका अपना घाटा इतना ज्यादा है, यानी उसका फिस्कल डेफिसिट बहुत भयंकर है,
जो 3-3.5% सकल घरेलू उत्पाद यानी 3-3.5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा है, तो उसको मुफ्त सेवाएं शिक्षा और स्वास्थ्य के अलावा देने में 2 बार सोचना चाहिए, क्योंकि उसको पहले ये हिसाब लगाना चाहिए कि हम इसकी भरपाई कैसे करेंगे। क्या टैक्स रेवेन्यू इतनी है, सरकार की आय और आमदनी इतनी है कि वो गरीब लोगों को मुफ्त में सेवा प्रदान कर सके। क्योंकि अधिकतर होता ये है, इसका इस्तेमाल अगर दिल्ली जैसा शहर, दिल्ली जैसा राज्य करे, दिल्ली राज्य एक समृद्ध राज्य है, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी गंभीर नहीं है, तो वो अगर इंडस्ट्री पे ज्यादा बिजली की दर लगा करके, या जो संभ्रांत परिवार हैं उन पे बिजली की दर ज्यादा लगा करके उसको क्रॉस सब्सिडाइज करता है गरीबों को, तो उसमें कुछ बात बनती है। मगर अगर कोई सरकार पंजाब जैसे राज्य में मुफ्त बिजली देने के लिए घोषणा करती है, तो ऐसी स्थिति में जहां पंजाब की माली हालत, पंजाब राज्य सरकार की माली हालत जर्जर है, कमजोर है, तो उसमें बहुत दिक्कत है। उसके कई और कारण हैं क्यों दिक्कत है। क्योंकि अगर बिजली मुफ्त होती है तो बेतहाशा इस्तेमाल भी हो सकती है, बेकार में इस्तेमाल होती है। उसका इस्तेमाल खेती में, खास तौर से अगर खेती के लिए मुफ्त दी जा रही है 300 यूनिट, तो ये दिक्कत होती है कि उसका इस्तेमाल बेजा इस्तेमाल होता है पानी निकालने में। पानी जमीन में वैसे ही पंजाब में कम है, आप मुफ्त बिजली दीजिएगा तो पानी और निकाला जाएगा जी। और तीसरी बात ये ध्यान रहे कि अगर मैं बड़ा किसान हूं, मेरे पास इतनी जमीन है कि इतना पैसा है मेरे पास कि मैं ट्यूबवेल गाड़ सकता हूं, तो मैंने तो पानी खींच लिया और मैं आस पड़ोस के जो किसान हैं उनको पानी बेच भी दूंगा, मगर पानी जो मैं नीचे से निकाल रहा हूं वो तो सारे देश का है, सारे पंजाब के किसानों का है। क्योंकि पानी की जो एक्विफर है जमीन के नीचे, वो तो हर किसान की जमीन के नीचे है। तो अगर जो मेरी जोत है उसके नीचे जो पानी है वो मेरा है, मगर आप अगर बड़े संभ्रांत किसान हैं, आपने ट्यूबवेल गाड़ा, पानी आप अपना तो निकाल ही रहे हो, अब मेरा भी निकाल रहे हो और मुझे को बेच रहे हो। अरे चोरी और सीना चोरी। आप समझ रहे हैं कितनी दिक्कत है। अब चौथी दिक्कत कि पंजाब में वैसे ही वो नहीं होना चाहिए कि धान नहीं बोना चाहिए, पानी की किल्लत है और धान में पानी की बहुत जरूरत होती है। तो आप जब आप बिजली मुफ्त करोगे तो ये सब विकृतियां हमारे आर्थिक ढांचे में और हमारे किसानी ढांचे में आनी शुरू हो जाएंगी। शुरू क्या हो जाएंगी, आ ही रही है सालों से जी जी। तो ये सब चक्कर है। देखिए, अगर गरीब को आपने बेरोजगार कर दिया है, जैसा कोविड में बेरोजगार हुए लोग, क्योंकि सरकार ने एक राष्ट्रव्यापी, बिना किसी नोटिस के एक राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन कर दिया, तो करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए रातों रात। अब अगर बेरोजगार हो गए तो घर कैसे चलेगा। तो भाई अगर आप मुफ्त अनाज दे रहे हो तो इसको मैं फ्री भी नहीं कहूंगा, ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है। क्योंकि अगर आपने मूर्खतापूर्ण काम किया है कि राष्ट्रीय लॉकडाउन कर दिया बेवजह, बिना सोचे, उसकी बिना तैयारी पहले से किए,
तो अब अगर गरीब बेरोजगार हो गया तो उसको अगर आपको अनाज देना पड़ रहा है तो आप दीजिए, निश्चित रूप से आपको देना पड़ेगा, क्योंकि लोग भूखे मरने लगेंगे वरना। क्योंकि गरीब हमारे देश में करोड़ों की संख्या में है। यही मेरा सवाल था सर, कि हमारे देश में चूंकि गरीबी बहुत ज्यादा है, अभी आपने जी कुछ दिनों पहले सुना होगा पार्लियामेंट के अंदर एक बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये जवाब देते हुए कहा था कि 80 करोड़ लोगों को जो है प्रधानमंत्री मोदी फ्री में खाना खिला रहे हैं। आपको हमारे देश में ऐसे लोगों को फ्री में खाना खिलाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या बिल्कुल आपको सही, लगता है कि सिर्फ खाना ही नहीं, आपको एजुकेशन, स्वास्थ्य, ये तमाम चीजें भी इनको फ्री में देनी देनी चाहिए थी? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपका सही सवाल हैगा। मैं इसीलिए मैंने शुरुआती बात ये कही कि स्वास्थ्य और शिक्षा की सेवाएं तो ये सरकार उस पर खर्च करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये गैस देना चाहती है, ये बाकी और चीजें करना चाहती है। अरे रोजगार दे दो लोगों को, रोजगार तो कम होता चला जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, चौगुनी हो गई युवा वर्ग में बेरोजगारी। 15 वर्ष और 29 वर्ष के बीच के युवा जो हैं उनमें चौगुनी हो गई, तिगुनी से चौगुनी 2013 और 2019 के बीच में। ये कोविड से पहले की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। जी जी जी। अगर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, उसके ऊपर से आप पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हो, सेसेस बढ़ाते चले जा रहे हो, तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो जिसकी वजह से महंगाई दर बढ़ रही है, मुद्रास्फीति दर बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब एक तरफ तो आदमी वैसे ही गरीब, आपने गरीबी बढ़ा दी क्योंकि आपने लॉकडाउन वगैरह कर दिया, अर्थव्यवस्था वैसे ही गिराव पे थी 2020 से पहले, और उसके ऊपर से जब बेरोजगारी बढ़ी तो आपने महंगाई दर भी बढ़ा दी। और आरबीआई इसको महंगाई दर को कम करने में और रोकने में सक्षम नहीं है। तो मतलब सरकार चित भी अपनी और पट भी अपनी। सर एक सवाल ये भी उठता है कि ये भारत का एक बड़ा वर्ग जो मध्यम वर्गीय परिवार कहलाता है, जो दोनों तरफ से टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है और इनडायरेक्ट टैक्स भी दे रहा है, चाहे वो महंगाई के नाम पे हो, पेट्रोल के नाम पर हो, रेलवे में अतिरिक्त सुविधा के नाम पर हो। अब कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है जहां पे अतिरिक्त सुविधा या बाकी चीजों के नाम पर, चाहे वो टोल टैक्स हो, कुछ भी लोगों से लिए जा रहे हैं। तो क्या बाकी देश जैसे कि डेनमार्क है, स्वीडन है, या यूरोपीय कंट्री बाकी उठा लीजिए, अमेरिका उठा लीजिए, यहाँ पे जिस तरह से लोगों को भारी टैक्स चुकाने के बाद सुविधा मिलती है, क्या भारत जैसे देश में मध्यम वर्गीय परिवार को सरकार से ये उम्मीद करनी चाहिए कि हम भी काफी पैसा आपको टैक्स में दे रहे हैं, मुझे भी सरकार की तरफ से सुविधाएं मिले? क्या ऐसा सोचा जा सकता है? देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में जो आयकर देने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और ऐसी बहुत सी इकाइयां हैं जो संगठित क्षेत्र में नहीं है, यानी कि वो रजिस्टर नहीं करती। जब रजिस्टर नहीं करती तो वो जीएसटी के अंदर नहीं आती, जब जीएसटी में नहीं आती तो वो भी टैक्स से बच जाती हैंगी। तो दिक्कत यहां उठती है कि आय कर देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या हमारे श्रम बल के में उसका अनुपात बहुत कम है, पहली दिक्कत। और जाहिर है कि जैसे जैसे हमारा देश विकसित हुआ है पिछले 30 सालों में, हमको ये बात अपने को में घर कर लेनी चाहिए कि औसतन आय हमारे देश की 4 गुना बढ़ गई है। औसतन आय जब बढ़ती है तो सरकार तो लोगों को आयकर भी देना चाहिए। तो देखिए, मध्यम वर्ग पे उतना जोर नहीं है। दिक्कत यहां हमारे देश में यह है कि ऐसे बहुत सी इकाइयां हैं, छोटी इकाइयां, मध्यम इकाइयां, जो टैक्स ही नहीं देती, जो रजिस्टर नहीं करती। पहली दिक्कत वो। दूसरी दिक्कत ये कि इस सरकार ने जब 2019 के बीच में
हमारी कॉर्पोरेट टैक्स रेट 30% से गिरा करके 25% कर दी। अरे भाई अच्छा की आपने, मगर जब कोविड आया और विकास दर कम हुई और इकोनॉमी का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, बेरोजगारी बढ़ी, तो सरकार को आमदनी की जरूरत थी, तो उसने थोड़ा सा टैक्स दोबारा बढ़ा देती। वो तो बढ़ाया नहीं सरकार ने। तो हुआ ये है कि कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बढ़ गए। कॉर्पोरेट्स ने जो लोन ले रखे थे, ऋण ले रखे थे बैंकों के, वो वापस कर दिए, तो उनकी एक तो प्रॉफिट्स बढ़ गए, उनके डेट कम हो गया, और वो कोई निवेश भी नहीं बढ़ा रहे, तो वो रोजगार भी नहीं बढ़ा रहे। तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि डायरेक्ट टैक्स यानी जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट है वो पूंजीपतियों पे लगाए, पहली बात। दोबारा दूसरी बात, जो हमारे देश के भयंकर अमीर लोग हैं, जो जिनको सुपर रिच कहा जा सकता है, जिनकी 1 करोड़ से ज्यादा की सालाना आय है, ठीक है, उन पे आप सरचार्ज लगा दो। कुछ नहीं तो 2-3 साल के लिए ही लगा दो, क्योंकि अगर आर्थिक विकास दर कम हो गई है, तो सरकार की आय कम हो गई, टैक्स रेवेन्यू कम हो गया है, तो सुपर रिच पे आप टैक्स लगाने में क्यों हिचकिचा रहे हो? सुपर रिच पे ये सरकार टैक्स लगाने में, मैं पर्सनल इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, निजी आयकर की बात कर रहा हूं, कॉर्पोरेट टैक्स वाली बात मैं अलग कर चुका। आप इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स देने वाले वही लोग हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं, और इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी की जेब में जा रहा है ये हमें और आपको अच्छी तरीके से मालूम है, दीपक जी। जी जी बिल्कुल। सर आखिर में समझना चाहूंगा कि जो मौजूदा बहस है, क्या इसका उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करना है या सिर्फ राजनीतिक ये पूरा केवल खेल सारा ये राजनीतिक है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया कि ये फ्रीबी वाला खेल, ये एक फ्रीबी का शब्द ही निकृष्ट है। हाँ, ये भड़काऊ शब्द है और मुद्दे से भटका रहा है। भड़काऊ और भटकाऊ शब्द हैं, इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इनका प्रयोग अगर हो रहा है तो केवल राजनीतिक कारणों से हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और बेहद ही अच्छी जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि दर्शक अर्थव्यवस्था और राजनीति दोनों को अलग अलग तरीके से समझ सकेंगे। धन्यवाद सर, नमस्कार।